Hello students, this is the second part of the chapter Sector of Indian Economy and our first topic is how to create more employment. Employment रोजगार को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लक्ष्मी नाम की एक औरत है और उसके पास 2 हेक्टर का प्लॉट एक है और वो अनइरिगेटेड है, मतलब अभी उसके ऊपर कोई खेती नहीं हुई है, कोई सिंचाई नहीं हुई है। तो ऐसे में गवर्नमेंट उसकी कैसे मदद कर सकती है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा स्पेंड कर सकती है, उसको बैंक लोन प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि उसके घर के पास में एक वेल कुआं बन जाए और वो अपनी लैंड को इरिगेट कर ले। लक्ष्मी विल देन बी एनेबल टू इरिगेट हर लैंड, तब लक्ष्मी जो है अपने लैंड को इरिगेट कर सकती है, उस पर सिंचाई कर सकती है एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप, और वो एक क्रॉप ग्रो कर सकती है वहाँ पे, राबी सीजन का क्रॉप जैसे वीट हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लक्ष्मी की, जो कि एक बहुत ही स्मॉल पुअर फार्मर है, उसकी मदद कर सकती है। गवर्नमेंट एक और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट नए तरीके के डैम को कंस्ट्रक्ट करा सकती है, कैनाल को डक करा सकती है, नए नए डैम्स कंस्ट्रक्ट करा सकती है, जिससे कि फार्म्स जो हैं इरिगेट हो सकते हैं, वहाँ पे सिंचाई हो सकती है। और इस तरीके के काम में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो एक तरीके से एग्री सेक्टर में अपने आप ही इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, काम अपने आप आ जाएगा, जिससे कि जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। नाउ सपोज करिए लक्ष्मी और उसी की तरह और जो फार्मर्स हैं वो अब और ज़्यादा चीज़ों को, मतलब कि एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, मच मोर देन बिफोर, मतलब जितना वो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, और इसके अलावा वो मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, जिसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि उनको अपने सामान को, प्रोडक्ट को आसपास के शहरों में पहुंचाना होगा। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा कर दे, पैसा लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, या फिर स्टोरेज गोडाउन वेयर हाउसेस बनवा दे, गोदाम बनवा दे जहाँ पे अनाज को रखा जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि रूरल रोड्स बना सकती है, गांव की सड़कें बनवा सकती है, जो फार्मर्स, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स तक पहुंच सकें। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, रोजगारी जो है वो बढ़ेगी। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल सर्विस का दिया गया था कि ट्रांसपोर्ट का, तो गवर्नमेंट को इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, लक्ष्मी को हमने देखा था कि फार्मिंग में सिर्फ वाटर, पानी की ही नहीं ज़रूरत है, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए उसको बीजों की भी ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत है, औजारों की भी, इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है, पंप सेट भी चाहिए पानी निकालने के लिए। तो वो काफ़ी पुअर है, तो वो इतना सारा चीज़ को खर्च नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती है, उसमें इतना पैसा नहीं लगा सकती है। तो वो क्या करेगी, वो मनी बोरो करेगी, किसी मनी लेंडर से उधार पे पैसा लेगी, या फिर किसी मनी लेंडर से पैसा लेगी, और एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना होगा। लेकिन अगर उसी जगह उसको कोई लोकल बैंक उसको क्रेडिट देता है, पैसा देता है, लोन देता है, और कम उचित इंटरेस्ट रेट के पे देता है, तो वो शी विल एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम, तो वो सारी चीज़ों को समय पे खरीद पाएगी और अपनी लैंड को कल्टीवेट कर पाएगी। तो चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराना भी एक तरीके से गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के अलावा गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकती है कि वो रूरल एरियाज़ में जाएं और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाएं, और लोगों को इस तरीके से क्या मिलेगा, काम ज़्यादा से ज़्यादा फिर मिलेगा। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक लॉ बनाया हुआ है राइट टू वर्क का, मेड द लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क, मतलब काम करने का राइट। तो 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट कहते हैं, 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। और इस एक्ट के तहत इसका मतलब ये है कि ऑल दोज हु आर एबल टू, जो लोग काम करना चाहते हैं और जो काम करने योग्य हैं, उनको सरकार जो है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देगी, 100 दिन का रोजगार देगी, इन अ ईयर, एक साल के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इफ़ अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने इस काम में, अपनी इस ड्यूटी में, तो गवर्नमेंट क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी उन लोगों को जिनको काम देने का वादा किया गया था। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। स्टूडेंट, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर हम एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, काम करने की कंडीशन के हिसाब से
दो सेक्टर्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज होता है और दूसरा आपका अनऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि वो एंटरप्राइजेस, वो जगहें आती हैं, वो काम करने वाली जगहें होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होता है रेगुलर होता है, रोज़गार रेगुलर होता है, लोगों को अपने काम की श्योरिटी होती है। और ये एंटरप्राइजेस या ये काम करने वाली जगहें जो होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं। इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। हम इसे ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं? हम इसे ऑर्गेनाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स को, सारे नियमों को फॉलो करता है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी वन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैड टू रजिस्टर। कभी कभी ये भी होता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रजिस्टर्ड अपनी कंपनी को कराना होगा गवर्नमेंट के द्वारा और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट जो होती है सिक्योर होती है। उन्हें पता होता है कि उनको कितने घंटे काम करना है, और अगर उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो उनको ओवर पेमेंट टाइम का पेमेंट दिया जाता है। इसके अलावा भी उनको और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि उनको पेड लीव मिलती है, पेमेंट मिलती है, पेड लीव की पेमेंट मिलती है, हॉलीडेज़ के टाइम पर प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है जो कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट, उनको मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं। और फैक्ट्री का मैनेजर जो होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वर्कर्स को ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हो गया, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल मिले काम करने का जिसमें सेफ्टी भी हो। और जब वर्कर रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा सेक्टर है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सेक्टर जो है ये आपका काफ़ी स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ है, अलग अलग जगहों पे स्मॉल, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होते तो हैं लेकिन इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ की जो जॉब्स होती हैं वो लो पेड होती हैं, इनमें इनकम कम होती है और रेगुलर नहीं होती हैं, मतलब आपको कभी भी निकाला जा सकता है। इसमें कोई भी प्रोविज़न, कोई भी लॉ नहीं होता है कि आपको ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है तो उसका पैसा मिलेगा। अगर आपने हॉलीडे ली है तो आपका उसका भी पैसा कट सकता है। बीमारी के लिए कोई खास प्रोविज़न, कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता है। लोगों से कभी भी आस्क किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि उनको निकाला भी जा सकता है, और उनको रीज़न भी नहीं बताया जाता है, ये भी होता है। जब काम कम होता है, सच एज़ ड्यूरिंग द सम सीज़न, कभी कभी कुछ महीनों में काम होता है तो लोगों से कहा जाता है, उनसे बोल दिया जाता है कि उनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो इसने आपको जॉब पे रखा है, वो खुश रहे आपसे। दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन। तो इस सेक्टर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड जो होते हैं वो छोटे मोटी जॉब्स करते हैं, जैसे कि सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे बेच रहे हैं सामान, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो ये फीचर्स हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। थैंक यू।